बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने तेलंगाना के क्षेत्रीय किसानों के साथ की बातचीत। कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं किसान। किसानों का जीवन स्तर समृद्ध बनाने के लिए सरकार निरंतर कर रही है काम। जम्मू के डीडीसी अध्यक्ष भारत भूषण बोधी ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के फसल को हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान करने का किया आग्रह। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने की पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत। कहा कि किसानों के खेत में सिंचाई सुविधा मुहैया करवाना सरकार का लक्ष्य है। करोड़ों की लागत से क्षेत्र की सभी नहरों का करवाया गया है पुनर्निर्माण। तूफान मोचा को लेकर अलर्ट। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। जहाज, नाव और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने तेलंगाना के आदिलाबाद में खानापुर में क्षेत्रीय किसानों के साथ संवाद किया। रुपाला ने केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि मोदी सरकार हर व्यक्ति का जीवन स्तर समृद्ध बने इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का मूल मंत्र लेकर सरकार काम कर रही है। डीडीसी अध्यक्ष जम्मू भारत भूषण बोधी ने सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर के उन किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया जिन्होंने हाल ही में लगातार बारिश और ओलावृष्टि में अपनी फसल खो दी है। बोधी ने बताया कि विभागीय प्रशासन और जिला प्रशासन ने पहले ही टीमों का गठन कर राजस्व विभाग को क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो विशेष रूप से देश के खाद्य उत्पाद होने के कारण विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्होंने एलजी सिन्हा से राजस्व अधिकारियों को क्षतिग्रस्त फसलों के आकलन में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की ताकि किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों का समय पर मुआवजा मिल सके। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में 4 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन डालने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर दलाल ने कहा कि किसान के खेत में के चप्पे चप्पे में सिंचाई सुविधा मुहैया करवाना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए करोड़ों की लागत से क्षेत्र की सभी नहरों का पुनर्निर्माण करवाया गया है। उन्होंने कहा कि मिकाडा के तहत गांव के जोहड़ों और तालाबों को खुदवाया जा रहा है ताकि नहरी पानी के अलावा बरसाती पानी को एकत्रित करके किसानों को जरूरत पड़ने पर सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ये पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सके। पशुओं के लिए भी पीने का पानी उपलब्ध रहे। कृषि मंत्री ने बताया कि ये पाइप 35,000 फीट लंबाई की होगी और उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद गांवों में 20 साल से ज्यादा समय पहले बने खालों को निर्माण करवाया जाएगा ताकि हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत भी करोड़ों रुपए की लागत से खालों का निर्माण भी करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज ही के दिन 2015 में कोलकाता में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की थी। पिछले 8 साल में इस योजना से 16 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत 6,64,000 से ज्यादा परिवारों को सहायता मिली है। इस दौरान इन परिवारों को 13,290 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इसका साल दर साल नवीकरण किया जाता है। इस योजना के तहत 436 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का जीवन कवर मिलता है। वहीं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। ये योजना अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 26 अप्रैल तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। इन 8 सालों में इस योजना के तहत 1,15,000 से ज्यादा परिवारों को 2,302 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। ये 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और ये साल दर साल नवीकरणीय है। 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है वो इस योजना के तहत अपना नामांकन कर सकते हैं। इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है। केंद्र सरकार की जन सुरक्षा की योजना अटल पेंशन योजना को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। ये सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। बीते 27 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। ये असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है जो आयकर दाता नहीं है और इसमें चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर देय योगदान अलग अलग है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मोर्चा के रूप में इस वर्ष पहले चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियां गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में आज से 12 मई तक बारिश होगी और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सहित देश के दूसरे राज्यों में भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई गई है। अनुमान के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश व तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना जिसके चक्रवात में बदलने और इस सप्ताह के अंत में बांग्लादेश म्यांमार तटीय क्षेत्र की और बढ़ने के आसार हैं। इस दौरान पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जहाज, नावों और मछुआरों के लिए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। बिहार भागलपुर के कतरनी चावल की खुशबू तो विदेशों तक फैली है, लेकिन अब सहरसा में भी इसकी खेती शुरू हो गई है। इससे किसान अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हों तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। ऐसे ही एक कोशिश की है सहरसा के बनगांव के किसान प्रवीण कुमार झा ने। इनकी ये कोशिश कामयाब भी हुई। उन्होंने 2 एकड़ में कतरनी धान की खेती की, जहां 22 क्विंटल धान की उपज हुई है। ये उनकी कल्पना से भी परे है। लगभग 2 एकड़ में हमने इसका रुपाई किया था, जिसमें मुझे 22 क्विंटल अनाज का धान का उत्पादन हुआ, जिससे हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है कि जिस धान की हम लोग कल्पना कोसी सीमांचल में नहीं करते थे उसकी उपज इस तरह से हुई है। तो हम आगे इसको और जो है सो ज्यादा जमीन में इसका बुआई रुपाई करेंगे। प्रवीण से प्रेरित होकर अब अन्य किसान भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं। ग्रामीणों में कतरनी चावल को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब हमहू सब या खेती करबे कतरनी वाला। प्रवीण झा कुमार किलके हन, उपज खूब बढ़िया है छे। प्रवीण जी ने कतरनी धान की खेती बहुत अच्छा किया है, इससे हम सब खुश हूँ।
हम सब भी चाहता हूँ यही खेती करें। मिथिलायम किसान उत्पादक संघ का कहना है कि अब तक कतरनी धान सिर्फ भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में उपजाया जाता था, लेकिन अब कोसी और सीमांचल के इलाकों में भी कतरनी चावल की खुशबू फैलने लगी है। वहीं सहरसा जिला कृषि पदाधिकारी भी प्रवीण के इस पहल की सराहना कर रहे हैं। भागलपुर कतरनी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, उसे यहाँ जीआई टैग मिला है। कोसी प्रक्षेत्र में कतरनी धान की खेती नहीं होती है, लेकिन इस बार मिथिलायम एफपीओ के सीईओ श्री प्रसेनजीत झा एवं प्रवीण झा ने इसकी खेती की है। इसके लिए उन्होंने बीज कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर से प्राप्त किया है 60 किलो। 2 एकड़ में इन्होंने खेती की है और 22 क्विंटल इन्हें उपज प्राप्त। चावल की खेती से ग्रामीण किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, नई दिल्ली। और जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने गांव में नेत्र चिकित्सालय बनाया और 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन भी कराए। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारत कई ऊंचाइयों को छू रहा है। शहरों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े हाई टेक्निक से लेस हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, वहां भी चिकित्सा सुविधाएं आज बहुत बेहतर हो रही हैं। आंगनबाड़ी की बात करें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें, आज हमारे डॉक्टर्स जाकर रूरल एरियाज में भी कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको 3 या 4 दशक पीछे ले जाएं तो शायद ये सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिसने 4 दशक पहले शुरुआत की अपने समर्पण की, और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में, वहाँ के गाँव में इन्हें भाई साहब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त देने में। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं क्या सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझोला में, तो उसके कारण मझोला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है, तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझोला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो संघर्ष उनसे काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को
सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए, जैविक खेती के नए नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए वगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया, 350 कैंप लगाए, 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए, 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोधा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर वो हेल्थ की तो बहुत सारी समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफ़िकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं, लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफ़िकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री मूलचंद लोधा जी, और उनके पद्मश्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को गाजियाबाद और सुल्तानपुर मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कोटा और सफदरगंज मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाकनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 6 मई को उड़द का भाव रहा 6,500 रूपए। 8 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,500 रूपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 मई को उड़द का भाव था 8,800 रूपए। 8 मई को इसके सौदों में 1,000 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुँचा 9,800 रूपए पर। हालांकि राज्य की ही सफदरगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 8 मई को उड़द 7,950 रूपए पर बिकी। सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 6 मई को उड़द का भाव था 7,945 रूपए। 8 मई को इसके सौदे 15 रूपए चढ़कर 7,960 रूपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। इपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को खातेगांव मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं काला पीपल, आगरा और कोटा मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाकनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में
6 मई को सरसों का भाव रहा 4,885 रूपए। 8 मई को इसके भाव में 10 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,875 रूपए। जबकि राज्य की ही खातेगांव मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 6 मई को यहाँ सरसों का भाव था 4,560 रूपए। 8 मई को इसके सौदे 765 रूपए उछलकर 5,325 रूपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 6 मई को सरसों का भाव था 5,000 रूपए। 8 मई को इसके भाव में 100 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,900 रूपए। लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 8 मई को सरसों 4,950 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 6 मई को सरसों का भाव था 5,400 रूपए। 8 मई को इसके सौदे 150 रूपए लुढ़क कर 5,250 रूपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। यही बात सरसों की करे तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में गेहूं की कटाई करें, यही बाजरे की रुपाई कर सकते हैं। इस समय जौ की भी रुपाई करें। किसान टमाटर के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर ले। साथ ही बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। अभी मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी के खेत में निराई कर ले। उत्तराखंड में धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम को ध्यान में रखते हुए ही लोबिया के खेत में सिंचाई कर। उत्तराखंड में लोबिया में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोबिया में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। पंजाब में गेहूं की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, टमाटर की तुड़ाई कर ले, साथ ही बैंगन की रुपाई करें। इस समय लाल मिर्च की भी तुड़ाई करते रहें। मौसम के अनुसार ही लाल मिर्च के खेत में सिंचाई करें। यहाँ गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही भिंडी की तुड़ाई कर ले, भिंडी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करें। किसान प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। इसके अलावा कपास की बुआई करने का समय उपयुक्त है। वहीं पंजाब में बीन्स की बुआई कर ले। तो खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में श्रीखंडी से इंदौर जा रही बस डोंगर गांव के पास बरौड़ नदी के पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों को में चालक, परिचालक और क्लीनर भी शामिल है। आफ्ताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना होगा। साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पर आईपीसी 102 हत्या और 201 सबूतों को नष्ट करने के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आफ्ताब पर हत्या और सबूतों को मिटाने का मामला बनता है। मणिपुर में सुबह कर्फ्यू में ढील दी गई। कर्फ्यू में ढील को 1 घंटे के लिए और बढ़ाया गया, जिससे कि जनजीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगा है। इम्फाल में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के दौरान लोग आवश्यक सामग्री की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकले। मणिपुर में कोकोमी, केएसओ, चूड़ा चांदपुर जिला प्रशासन और 9 सेक्टर असम राइफल की पहल के तहत 518 भटके हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इनमें मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। इन लोगों को इम्फाल के
खुमान लंपक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। तमिलनाडु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मदुरै, त्रिची और चेन्नई समेत 10 ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान मदुरै के पीएफआई अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को डिंडीगुल जिले के पझानी से हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 15 जगहों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ और अन्य जिलों में छापेमारी की गई। ये छापेमारी पाकिस्तानी कमांडरों और संचालकों के इशारे पर विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश के संबंध में की गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। योगी अब अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए द केरल स्टोरी फिल्म को देखेंगे। और इस बीच पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने तत्काल प्रभाव से फिल्म पर बैन लगा दिया है। इससे जुड़ी एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ये फिल्म नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाली है और वो नहीं चाहती हैं कि उनके राज्य में इस तरह की कोई घटना हो। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले की सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण घाटी की वादियों का आनंद लेने के दौरान रास्ता भटक गए 5 पर्यटकों को पुलिस और स्थानीय बचाव टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। प्रशासन ने रेस्क्यू के बाद पर्यटकों को सुरक्षित कसौल पहुंचाया। पर्यटकों ने आपातकालीन फोन नंबर पर फोन कर इसकी सूचना दी थी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।